नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी की लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक दे रहे थे, जो कि रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की है। इसमें से हम 4 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ये आपका 5वां सेट है। यह सेट आपका न्यू एडिशन से आपका लिया गया है। और बाकी आप लोग पहले के सेट जरूर देखिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका श्री रंगपट्टनम की संधि की थी। आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका। आगे देखते हैं, 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका भी सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका राजा राममोहन राय ने की थी। आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तीसरे का राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय को आपको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? चौथा क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका मौलवी लियाकत अली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया आपका सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? 5वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से मिला है। सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5वीं का। आगे देखते हैं आपकी, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी? 6वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। और इसकी और विशेषताएं क्या थी? इसमें प्रांतों में स्वायत्तता लागू की थी, संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची भी इसी संघ द्वारा बनाई गई थी। आपका आगे देखते हैं, आपका महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? 7वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है आपका यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और ये आपका जो है महात्मा गांधी की दिए थे आपके ग्वालियर टैंक मैदान में दिए थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करे थे, वहीं आपका करो या मरो का नारा दिए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया आपका भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? 8वां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका राजा महेंद्र प्रताप। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ से राजा महेंद्र प्रताप। 8वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? 9वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। 9वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कब लिखी थी? आपकी लिखी थी उन्होंने 1933 ईस्वी में लिखी थी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका क्लेमेंट इटली थे। आपके यहाँ का ऑप्शन देख लेते हैं, दिया गया है आपका क्लेमेंट इटली। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका 10वें नंबर क्वेश्चन का क्लेमेंट इटली। आगे देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका बुध है और शुक्र है। दोनों ग्रह आपके सूर्य और पृथ्वी के मध्य हैं। अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए सूर्य से, तो दूरी के हिसाब से ग्रहों का अनुक्रम देखिए, पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है, तब बृहस्पति आती है, उसके बाद शनि की बात होती है, शनि के बाद आपका अरुण आता है और सबसे लास्ट में आपको वरुण आता है। इस तरह से आपका सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह होते हैं आपकी। और अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए, बढ़ता क्रम देखा जाए, तो पहले बुध होता है सबसे छोटा ग्रह, उसके बाद मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर वरुण है, फिर अरुण है, तब शनि है और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? भूटान के साथ नहीं मिलती है, नहीं दिया की बात की गई,
तो सही जवाब हो जाएगा आपका 12वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मेघालय की सीमाएं नहीं मिलती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेघालय की सीमाएं। अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान से आपका पश्चिम बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है, असम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। भारत के सभी पड़ोसी देश देख लेते हैं, भूटान को जाएगा। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो भारत की 5 राज्य उससे लगते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लगता है। और पाकिस्तान का देखा जाए तो इससे भी आपके 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात एवं लद्दाख लगता है पाकिस्तान से। चीन की बात की जाए तो यहाँ भी आपके 5 राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख लगता है। नेपाल को देखा जाए तो यहाँ भी आपके 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगता है। म्यांमार को देखा जाए तो यहाँ भारत के 4 राज्य लगते हैं, कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर लगते हैं। और यहीं हम अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ भारत के सिर्फ एक राज्य लगता है कि लद्दाख है आपका। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? 13वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, अरावली पर्वत जो है वह हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है आपका, यह प्रायद्वीपीय भारत का आपका पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आपका। अरावली की बात की जाए तो आपका गुजरात में है फैला हुआ, इसका विस्तार राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली तक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपका देखा जाए तो माउंट आबू पर स्थित आपका गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है आपकी। आगे देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा के निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? 14 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरबन डेल्टा का विस्तार देखा जाए तो इसमें 10,000 वर्ग किलोमीटर तो फैला हुआ है, और गंगा नदी और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच बना हुआ है आपका। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपकी शामिल किया गया है इसे भी। आगे देखते हैं, शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना स्थित है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब बन जाता है यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका, कर्नाटक में स्थित है आपका शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो किस देश का जीवन, माफ कीजिएगा, किस देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो सही जवाब हो जाता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रति व्यक्ति आय से। किसी देश का जो है जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, यानी दिखाई देता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उसका जीवन स्तर उस देश के लोगों का कैसे होगा वो आपको दर्शाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है आपका, जो कि आपकी श्वेत क्रांति से आपका संबंधित था। आपको पता है श्वेत क्रांति आपकी वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है, और वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में भारत आपका प्रथम स्थान पर है। और जो है दुग्ध दिवस अब जो है 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस की बात की जाए तो आपका 1 जून को मनाया जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालित करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सकल प्राथमिक घाटा से बोलते हैं आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, सकल प्राथमिक घाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम विश्वेश्वरैया को बोलते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का पिता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहां से देखते हैं, दिया गया आपका संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? 21 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका वास्तविक कार्यपालिका का मंत्री परिषद होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहां से मंत्री परिषद होता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है?
22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 5 में उल्लिखित है आपका। ऑप्शन डी से हो जाएगा आपका भाग 5 में उल्लिखित है संसदीय न्यायपालिका का। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 23 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अनुच्छेद 335 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो भारत का संविधान जो है वह आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सर्वव्यापी संविधान है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। इसमें आपको पता है कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां पहले की बात की जाए 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में इसमें 450 लगभग अनुच्छेद हो गए हैं। देखिए सब क्लॉज उसमें जो बनाए गए हैं, अनुसूचियां उसकी उतनी है लेकिन उसमें क्लॉज बना बना के जैसे 19A 19B इस तरह से करके बना दी गई हैं, और इसमें 12 अनुसूचियां आपकी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, कथन किसका है? 25 नंबर का क्वेश्चन, तो यह कथन आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। आपके ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ये आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्यूसेक की इकाई क्या है? क्यूसेक मापक की इकाई है, यानी किसका इकाई आपका क्यूसेक है? तो क्यूसेक जल में बहाव की मापता करता है क्यूसेक आपकी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जल में बहाव की इकाई है आपकी क्यूसेक। अगर जल में गहराई की बात की जाए, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया है कि जल में गहराई की बात की जाए तो उसे फैथम से मापा जाता है, गहराई की बात की जाती है। और जल का मात्रा मापी जाती है तो उसके लिए आपका लीटर देखते हैं, लीटर से मापते हैं। और जल की शुद्धता मापी जाए तो उसे TDS से द्वारा नापा जाता है। आगे देखते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? AC की बात कर रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका आर्द्रता और तापक्रम न करता, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है आपका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका केवल आर्द्रता और तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, एक कार में बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, 28 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या होता है आपका? विद्युत अपघट्य आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन बी 28 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसमें हीलियम गैस भरी होती है आपके। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, हीलियम गैस भरी होती है 29 नंबर क्वेश्चन का। आपका 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका। देखिए पहले हीलियम इसमें भरी जाती थी, लेकिन आजकल इसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ गई इसमें नाइट्रोजन भी भरी जाती है आपके। लेकिन पहले की बात अगर की जाए तो वह पहले वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती थी, तो लेकिन अब जो है इसमें नाइट्रोजन भी दिया गया है, तो अब वायुयान के टायरों में आपके नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। तो ऑप्शन बी अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मृदा विहीन पाइप संवर्धन है आपका, यानी बिना जमीन बिना मिट्टी की जो खेती की जाती है उसे आपका हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है आपका। ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इजराइल से यह आपकी टेक्नोलॉजी ज़्यादातर विकसित हुई है। इसमें क्या किया जाता है कि छत पर या दूसरे जगह पाइप के माध्यम से वहाँ आपकी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यहाँ से आपका मैथ की शुरुआत होती है, तो इसे स्किप करके चलेंगे। PDF में आपको जरूर मिलेगा, ये मैथ के साथ ही मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न करना भूलें। आगे आते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्ञान होना। आंख खुलने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। जो आंख के सामने न हो उसे परोक्ष बोलते हैं। आगे देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा के लिए दिया गया। चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आपका। अगला क्वेश्चन है, भुजंग पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 39 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से होगा। जो गरुड़ है वह भुजंग का नहीं है, यानी सर्प की बात की जा रही है। ब्याल भी होता है, सर्प भी होता है, पन्नग भी होता है, लेकिन भुजंग गरुड़ आपका नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, आवृत शब्द का विलोम कौन सा है? 40 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका अनावृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ से अनावृत हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन डी लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन डी यहाँ दिया गया है, अनावृत हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हम लोग रीजनिंग को स्किप करके आगे देख रहे हैं। आईआईटी मद्रास इक्विवेंट स्टार्टअप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना को चुना। आपका क्रिकेटर जो है आपके, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका स्मृति मंधाना। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए सचिव किन्हें बनाया है? 52 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका अजय प्रकाश साहनी को बनाया है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजय प्रकाश साहनी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एम वेंकैया नायडू ने किया। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका केरल राज्य है। 54 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका केरल राज्य ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला महदूब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूडान के राष्ट्रपति थे आपके, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, सूडान के प्रधानमंत्री थे आपके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा में खोला गया है। 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए, गोवा में खोला गया है। अगला देखते हैं, 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नामकरण किसने किया है? तो 57 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब बन जाता है आपका पाकिस्तान ने किया है, गुलाब पाकिस्तान। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा पाकिस्तान। आगे देखते हैं, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 58 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यहाँ से 30 मई को मनाया गया आपका पत्रकारिता दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का आधारशिला कहाँ रखी है? 59 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में रखी है आपकी। ऑप्शन डी सही हो जाता है आपका अहमदाबाद में। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में है। ऑप्शन सी सही आपका बिहार राज्य में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका, भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? 61 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ करता है। अगला देखते हैं, टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बन जाता है आपका नूर सुल्तान है आपकी। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका नूर सुल्तान है। आगे देखते हैं, विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 में की गई थी आपकी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि प्रथम आम चुनाव जो कि थे आपके 1951 से लेकर 52 तक चले थे, तो वही आपके 13 मई 1952 में प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। 63 नंबर क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, IMF का पूरा नाम क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका। IMF का आपका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए सही करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया आपका, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका कोलकाता में है। कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। आगे देखते हैं, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली जो है आपके बिहार में प्रचलित है आपकी। ऑप्शन डी सही होता है, यहाँ से बिहार में सबसे ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? 67 क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, यहाँ से आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्याज सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही होता है यहाँ से, साहित्य के क्षेत्र में आपका ब्याज सम्मान दिया जाता है। आगा खा कब का संबंध किस सेल से? 69 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, हाकी से संबंधित है। आगा खा कब हाकी से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाकी से संबंधित है 69 नंबर क्वेश्चन। अब अगर नेहरू ट्रॉफी की बात की जाए, आपकी वेटन कप, अजलन शाह कप, अब्दुल्ला कप, ये सब अगर देखा जाए तो ये आपके रतनलाल लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो गई, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, ये सब आपके हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं आपके, यहाँ से देख लेंगे। आगे देखते हैं, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के साथ वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना जो आपका हरित प्रभाव कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी से जो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे आपको गद्यांश दिया गया, गद्यांश पढ़ के आंसर देना है आपको। चलिए गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। दिया गया आपका, साहस की जिंदगी बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है और मनुष्यता के प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम होता है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। लॉर्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो मनुष्य उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं, आगे देखते हैं, दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो ये था आपका गद्यांश। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। दिया गया आपका, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो गद्यांश में क्या था आपका? सही जवाब आपका था सपने नहीं उधार लेता। ऑप्शन नंबर ए यहां से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहसी मनुष्य किसके समान होता है? 72 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब यहां से बनता है सिंह के समान होता है आपका, जो कि अपने ही धुन में अकेला मग्न रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे दिया गया, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति किसको प्रकाश मिलता है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बनता है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बनता है, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो किसको महान बताया? आपका हिम्मत को आपको महान बताया। आपका साहसी व्यक्ति जो हिम्मत दिखाता है उसकी बात की गई है ना, तो हिम्मत को महान बताया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्यवहारिक की बात की रही है, तो सही जवाब बन जाता है आपका आदर्शवादी। आपकी ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है आपका आदर्शवादी। उसके बाद अगला गद्यांश देखिए, हिंदी पर आप लोग विशेष ध्यान गद्यांश पर ही दीजिएगा क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको 10 नंबर समझ लीजिए, आपको यहाँ से फिक्स कर लेना है। दिया गया आपका, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है धन खोने पर वापस पाया जा सकना, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं वह केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर ले, परंतु समय कभी भी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को सही समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो समय और आपका सदुपयोग कैसे करें उसकी बात की गई है।
क्वेश्चन इस पर कैसे बन रहे हैं देखिए। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है, 76 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय को आपको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाता है। आगे देखते हैं, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यकता क्यों है। तो सही जवाब बन जाता है आपका 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जो इसकी सजगता का पर्यायवाची नहीं है, 79 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बन जाता है यहाँ से प्रमाद जो है वह सजगता का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 79 का। आगे देखते हैं, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। पेपर में सारे इसी की तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया आपका सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका राजस्थान में। आपका ऑप्शन ए सही है, राजस्थान में आपका ये आपके कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे स्थित है आपका। और कालीबंगा का सही अर्थ पूछा जाए तो इसका सही अर्थ होता है आपका काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से आपके भवन बनाने के लिए कच्ची ईंटें का भी यहीं से मिली है आपको, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन कथनों में कौन सा सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, तो सही जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आपके आर्य जो थे वह एक ग्रामीण सभ्यता थी और नगरों में निवास नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी था। तो सही जवाब हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका अशोक को आपको इसका नाम आपका देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी भी था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। और जब इनके जो जो अभिलेख है इनको किसने खोजा था आपका, जिन्होंने 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख पढ़ा था, जिसमें जो ब्राह्मी लिपि का शिलालेख था उसमें इनका देवनाम प्रिय प्रियदर्शी नामक उल्लेख था इसका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता अलंकृति कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका गुप्त काल से संबंधित है। आपकी अजंता की कृतियाँ भी किससे संबंधित हैं, गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी लगाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पर। और देखिए आपके अजंता की जो गुफाएं हैं वह आपके कहाँ पर स्थित है, आपके महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं, जिसमें कुल 29 गुफाएं हैं आपके। आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका औरंगजेब, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था आपका। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ से औरंगजेब हो जाएगा, इसका अभिषेक 2 बार हुआ था। कब कब हुआ था आपका, तो एक बार इसका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 में हुआ था, दूसरी बार आपका 15 जून 1669 ईस्वी में हुआ था। और दोनों इसका राज्याभिषेक जो था वह दिल्ली में ही हुआ था आपका। और इसने जो गद्दी पर बैठा तो आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, मैं अनिश्वरवादी हूँ क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 6वें नंबर क्वेश्चन का। तो एक इस पुस्तक आपके यस भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका भगत सिंह द्वारा। आगे देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो अंतिम वायसराय जो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपके 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ से, लॉर्ड माउंटबेटन थे आपके आखिरी वायसराय थे। और ये आपका फरवरी 1947 से जून 1948 तक ये आपके वायसराय रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। 8वें नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, आपके रास बिहारी बोस ने किया था। ऐसा आपका सही जवाब होता है आपका रास बिहारी बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। 9वां क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसकी अध्यक्षता आपके ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंसारी ने की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर अंसारी, ऑप्शन डी लगाकर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। 10वां क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ से, बाल गंगाधर तिलक की द्वारा ये गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी आपकी।
और यह पुस्तक उन्होंने 1915 में लिखी थी, जब ये आपके मांडले जेल जो कि बर्मा में वहाँ पर जब ये वहाँ से बंद थे तो इन्होंने उस समय ये पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 180 डिग्री से होकर गुजरती है। आपकी पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा 180 डिग्री है, यहाँ से आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका 10वें नंबर क्वेश्चन, 11वें नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है, यानी इंदिरा पॉइंट कहाँ का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कहाँ पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है आपका दक्षिणतम बिंदु। ऑप्शन नंबर ए सही है, इंदिरा पॉइंट। उत्तर बिंदु की बात की जाए तो वो आपका इंदिरा काल है, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका एक नाम और है जिसे हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, 13 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 13 नंबर का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। आपका राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है, तमिलनाडु में रहता है आपका प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव। ऑप्शन सी से हो जाता है। अगला देखते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्धि है, 15वां क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका, छोटा नागपुर का पठार जो है वो सबसे अधिक समृद्ध है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे यहाँ से। अगला देखते हैं, आधुनिक आर्य शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, एडम स्मिथ जो है वह आधुनिक आर्य शास्त्र के जनक हैं आपके। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया गया आपका, निम्न में से कौन सी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब यहाँ से बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्योग की प्रधानता जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, प्रथम विशेषता नहीं है आपकी। 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता की जाए तो यह आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाएगी, न्यूनतम प्रतिव्यय आय की व्यक्ति हो जाएगी, कृषि की प्रधानता इसमें है ना कि उद्योग की प्रधानता है, बेरोजगारी का बढ़ा हुआ स्तर भी है इसमें। तो ये सब भारतीय इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका, दिल्ली में है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी दिल्ली में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिया गया का निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, 19 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाता है आपका 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी आपकी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी आपकी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल की बात की जाए तो ये आपका 1961 से लेकर 1966 तक रही थी, और हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी इसमें। और हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो आपको पता है आपके नॉर्मल बोगराज द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक किया जाता है। और यहीं भारत की अगर बात किया जाए तो हरित क्रांति के रूप में आपके एम.एस. स्वामीनाथन जाने जानते हैं इसमें। और हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव आपका गेहूँ और चावल की फसल पर हुआ था आपका। यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर, दिया गया आपका, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ से, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का उद्योग जो है ये आपके संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा पर तात्पर्य है आपका। ऑप्शन ए सही हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संसदीय उच्चतम न्यायालय स्थित है आपका। यानी उच्चतम न्यायालय जो है वह संविधान की आपकी व्याख्या करता है। कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो संविधान की व्याख्या कौन करता है, उच्चतम न्यायालय ही करता है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है यहाँ से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक
गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? 22 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि संविधान में आपका आधे से ज़्यादा अनुच्छेद जो है वो सीधे सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही कॉपी कर दिए गए हैं आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? 23वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण जो है वह आपके भाग 5 में नहीं है आपके। 23 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाता है 23 नंबर क्वेश्चन का। अगर भाग 5 की बात की जाए तो इसमें क्या दिया गया है आपके, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसमें क्या दिया गया है। और भाग यहीं देखा जाए तो भाग 9 है, इसमें पंचायतों का वर्णन किया है। नगर पालिका का भाग है तो भाग 9 कौन में किया गया है, सब तो सही से मेरे थे, लेकिन भाग 5 जो है इसमें नहीं है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 19 में दी गई है आपका। सही जवाब आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका 19 में। 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं की बात की गई है आपका। एक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा, दूसरा आपके शांतिपूर्ण सम्मेलन में कर सकते हैं हम, कहीं उसमें भाग ले सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। तीसरा है आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम कहीं कोई भी संघ बना सकते हैं। चौथे की बात की जाए तो इसमें आ जाता है चौथे में आपके आभात संचरण की समझता है, यानी कहीं भी हम जाकर निवास कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। पांचवा की बात की जाए तो भारत किसी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है आपका। और छठवां की बात की जाए किसी भी क्षेत्र में भारत के हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं, इसका भी आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ 6 तरह की स्वतंत्रताएं की बात की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भू अभिलेख रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब बात की जाए आपके पटवारी जो होता है आपका भू अभिलेख की बात करता है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ से पटवारी हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो सही जवाब हो जाता है आपका पृष्ठीय तनाव के कारण जो है लोहे की सुई पानी पर तैरती रहती है आपके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका पृष्ठीय तनाव के कारण, 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 27 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर होती है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे यहाँ से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें आपके लैक्टिक एसिड जो है इसी कारण होता है, लैक्टिक एसिड संचय के कारण होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन डी लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का आपका। आगे देखते हैं, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में कहाँ दिया गया है सोडियम बेंजोएट? हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ से ऑप्शन डी लगा के हम लोग आगे बढ़े। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 30 नंबर का क्वेश्चन इसे देखते हैं। दिया गया आपका, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? 30 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है आपका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ लगाएंगे। बाकी आगे मैथ आता है तो इसे स्किप करके चलेंगे, पीडीएफ में आपको मैथ के साथ मिलेगा। फिर आते हैं आपको जो कि सामान्य ज्ञान दिया है, हिंदी दिया गया, उस पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया आपका, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा अनुधन एसड़ होता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी वाला हमें सही लग रहा है आपका अनुधन एसड़, तो ऑप्शन डी लगाएंगे यहाँ से। आगे देखते हैं, दिया गया आपका, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन है, तो तामसिक का विलोम आपका सात्विक होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा आपका सात्विक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? 38 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका शीत जो है वह डर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका भय, त्रास, भीति सभी के सभी आपका डर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द जो है वह पुल्लिंग है इसमें जो दिया गया है? 39 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब बनता है आपका न्याय जो है वह आपका पुल्लिंग है।
न्याय, क्योंकि न्याय मिलती नहीं, न्याय मिलता है। बाकी सभा होती है, मंत्रणा भी होती है और मंडली भी होती है। तो इस तरह से हम रिलेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी, तो सही जवाब हो जाएगा आपका उर्वशी आपके जयशंकर प्रसाद की आपकी काव्य है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं की बात की जाए तो वहाँ इनका रचना जो है चित्रधर है, कानन कुसुम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानन कुसुम बहुत बार पूछा जाता है, करुणालय है, प्रेम पथिक है, प्रेम पथिक भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सब आपके जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आते हैं आगे, 51 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है इंग्लैंड की रानी ओ सुल्वीन ने जीता है आपका। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, रानी ओ सुल्वीन ने जीता है आपका विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाता है आपका, जो कि यह हुआ था 16 अप्रैल से 2 मई के बीच हुआ था आपका। और रानी ओ सुल्वीन जो है यह 7वां विश्व स्कूनरशिप जीता है आपका। आगे देखते हैं, 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 52 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो आपके एलन मस्क हैं, टेस्ला के सीईओ, जो इन्हें चुना गया आपका। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सही जवाब। 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका चीन द्वारा किया गया आपका। ऑप्शन नंबर ए से सी से हो जाएगा, यहाँ से चीन द्वारा किया गया है आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा लोसर महोत्सव जो है वह लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लद्दाख में मनाया जाता है। यहीं उड़ीसा की बात की जाए तो वहाँ त्यौहार मनाया जो है नुआखाई, जो त्यौहार होगा आपका नुआखाई, वो आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ बात की जाए तो पुदुचेरी की बात की जाए तो वहाँ की जो त्यौहार है, गोवा में देखा जाए तो यहाँ भी कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आपका एक त्यौहार जो आपको पता है ये आपका नागालैंड की बात की जाए, देखिए क्वेश्चन में जो आता है बहुत बार पूछा जाता है वह हार्नबिल महोत्सव कहाँ पर जाता है। हाल ही में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो यहाँ आपका तो नागालैंड में जो होता है हार्नबिल, नागालैंड में मनाया जाता है आपका। ओणम की बात की जाए ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लाई हबोरा एक त्यौहार है जो मनाया जाता है, ये आपका उड़ीसा में त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जनवरी 2022 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत पे कौन सा पायदान पर रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन है। तो हेनली पासपोर्ट में आपका भारत आपका 83वें स्थान पे रहा है आपका। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका 83वें स्थान पर रहा है भारत आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो पहली मारते हुए खिलाड़ी आपकी स्मृति मंधाना जी हैं, जो पिंक बॉल क्रिकेट में पहली बार शतक बनाई हैं आपकी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? 57 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार जो है दुबई शासन पर है, जो वो आपका पेपरलेस सरकार बनी है आपका, यूएई का संयुक्त राज्य अमीरात का बनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? 58 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा। 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दुर्गा पूजा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? 59 नंबर क्वेश्चन है। तो यह आपका 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है आपका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा आपका, 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? 60 नंबर क्वेश्चन है। तो यह दी है आपके मध्य प्रदेश में के जबलपुर में दी है। तो यहाँ से आपका मध्य प्रदेश दिया, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ेंगे। यह भारत का पहला भू पार्क होगा। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? 61 नंबर क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है आपका। 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ कितना सीमा बनाता है आपका? 556 किलोमीटर का सीमा बनाता है आपका। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है? 68 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्रीनलैंड जो है इसकी मुद्रा आपका डॉलर नहीं है। ग्रीनलैंड की मुद्रा आपकी क्रोन है। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है? क्रोन है, डॉलर न कि डॉलर है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। यहीं हांगकांग की बात की जाए तो इसकी भी मुद्रा डॉलर है आपका। फिजी की बात की जाए इसकी भी मुद्रा डॉलर ही है। और न्यूजीलैंड देखा जाए तो यहाँ की मुद्रा की डॉलर ही है। आगे देखते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पर, 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से विश्व पर्यटन संगठन जो है इसका मुख्यालय आपका मैड्रिड में, तो बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में, ये भी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका जिनेवा में होते हुए आपका लंदन इंग्लैंड में है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यही आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, बिरला तारामंडल किस शहर में स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में स्थित है आपका बिरला तारामंडल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कोलकाता में स्थित है। ये आपका बात को ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। इसे 2 जुलाई 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है 66 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। उपयुक्त सभी यहाँ की विशेषताएं हैं। युद्ध दृश्य भी दर्शाया जाता है इसमें, पुष्प पशु पक्षी का चित्रात्मक दृश्य भी रहता है, दरबारी चित्र भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका सभी के सभी आपके सही चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? 67 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये आपकी कुचिपुड़ी की आपके नृत्य करते हैं आपका। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ से कुचिपुड़ी, 67 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा, पद्म पुरस्कार की घोषणा शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1954 में हुई थी। तो सही जवाब बनता है यहाँ से 1954 से आपके पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसकी घोषणा कब की जाती है? प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 69 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला पदक जो है भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था आपका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 1928 में जीता था आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस ओलंपिक में आपके मेजर ध्यानचंद ने सबसे ज़्यादा गोल 14 गोल उस समय किए थे। और आपका नीदरलैंड के खिलाफ जो है हैट्रिक के कारण भारतीय टीम 3-0 से जीत हासिल की थी। नीदरलैंड के खिलाफ भारत ने जीत हासिल की थी उस समय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? 70 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, भूटान को माना जाता है विश्व का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, अर्थात यहाँ कार्बन का अवशोषण उत्पादन की तुलना अधिक है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यहाँ से भूटान से हो जाएगा।
आते हैं हम इसके बाद 71 से लेकर 75 तक गद्यांश दिया गया। गद्यांश को भी ध्यान देखिए, देखिए सबसे महत्वपूर्ण पेपर में गद्यांश ही है, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो 10 नंबर आपको यहीं से फिक्स कर लेना है, इसमें आपको कोई भी कोतवाही नहीं रखनी है। तो देखते हैं गद्यांश को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। दिया गया आपका, तो तेंदुए बाघ से ज़्यादा चालाक होते हैं। जिम कार्बेट ने कहा था कि सब कुछ कहने और करने के बाद भी बाघ सज्जन है। तेंदुआ की बाघ की अपेक्षा गांव अथवा घरों में भी प्रवेश करने की संभावना ज़्यादा है। वह झोपड़ी के बगल में लेटा हुआ इसका इंतजार करता है कि कब एक खतरे से अनजान बच्चा बाहर आए, तब वह उसकी गर्दन को दबोच ले। कोई ही आवाज़ नहीं होगी और बच्चा यूं ही गायब हो जाएगा। एक बाघ एक बच्चे के लिए अपने को कभी कभार तकलीफ में नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए बहुत काम है। यह व्यय लाभ का प्रश्न है। बाघ बच्चों को पकड़ने और मारने में जितनी ऊर्जा व्यय करेगा, उसकी अपेक्षा उसे बहुत कम भोजन उपलब्ध होगा। इसके बजाय वह एक भैंसे अथवा किसी खूर वाले जंगल शिकार को मारेगा, जिससे उसको काफ़ी अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा। एक बाघ का वजन 180 से 230 किलोग्राम होता है, जबकि तेंदुआ लगभग 50 से के आसपास होता है। अपने सामान्य भोजन जैसे कुत्ते, बकरियां और मुर्गे आराम से सुलभ होने पर भी तेंदुए बच्चों को उठाने पर उतर आते हैं। तो यहाँ पर बाघ और तेंदुओं की आपकी तुलना की गई है। इसके बाद देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक बाघ एक बच्चे के बजाय एक भैंसे को मारेगा, क्यों? 71 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा क्योंकि बाघ बच्चों को पकड़ने में और मारने में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा, उसकी अपेक्षा उसे बहुत कम भोजन मिलेगा। हाँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उसे कम, इसकी अपेक्षा वो एक भैंसे को मार लेगा। देखिए इसकी बात की गई है आपके गद्यांश में। आगे देखते हैं, तेंदुए बच्चों को उठाने पर उतर आते हैं, तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब वे गाँव में प्रवेश करते हैं तो बच्चों को वहाँ से उठा लेते हैं। आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं, निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? 73 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका, तेंदुओं की गांव अथवा घरों में प्रवेश करने की संभावना अधिक होती है। कौन सा कथन अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। असत्य, बाघों को गांव अथवा घरों में प्रवेश करने की संभावना अधिक होती है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है, क्योंकि बाघों की संभावना कम होती है जबकि तेंदुओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, जिम कार्बेट ने कहा था, क्या कहा था? 74 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब हो जाता है आपका बाघ एक सज्जन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, बाघ सज्जन होते हैं। दूसरा है तेंदुए, 75 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा कुत्ते, बकरियां, मुर्गे और के बच्चे को खा लेते हैं। ये तेंदुए जो होते हैं इनका शिकार ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट आपका गद्यांश दिया गया है, इसे भी हम लोग एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। दिया गया है आपका, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि संपर्क में आकर उसके वह अब बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। हाथ से नहीं, ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्दों की आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता किसी भी पक्षपाती में सकती है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे और भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं। उपयुक्त प्रक्रिया स्वाभाविक है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं को के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषाओं के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, करने पर भी हिंदी हिंदी बन रही है या नहीं, बिगड़कर कहें तो कुछ तो नहीं हो जा रही है। इस तरह से आपका गद्यांश था। प्रश्न इस पर कैसे दिए गए हैं देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? 76 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, हिंदी सजीव भाषा। यानी हिंदी की बात की गई ना, भाषा की बात की गई तो वहाँ इसका सही उपयुक्त ये हो सकता है। आगे देखते हैं, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? 77 नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जो भी इसमें बातें दी गई सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
आगे देखते हैं, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है। अच्छा, 78 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण इसमें नए शब्दों का आगमन होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सभी के सभी कथन जो दिए गए हैं आपके सही हैं, सभी कथन आपके सही हैं। क्या क्या दिया गया है, हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, बिल्कुल सही बात चीज़ है। आगे दिया गया हिंदी में अंग्रेजी शब्द हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा आपका हिंदी में और भी अनेक देशी विदेशी भाषाओं का शब्द है, ये भी आपका बिल्कुल सही चीज़ है। आगे देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका हिंदी भाषा की वो कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं माना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है अन्य भाषाओं के शब्द को ग्रहण करने की शक्ति जो है यह हिंदी भाषा का गुण है, ना कि दोष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम थे, तो उन्होंने सबसे पहले आपका कपास की उत्पादन किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका पहले का कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने किया था। और कपास का प्रथम प्रमाण जो मिलता है वह आपके मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो कि 9 पाषाण काल में मिलता है। आगे देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है, तो यह आपका ऋग्वेद में दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है आपका ऋग्वेद में दी गई है। आपका भारतीय संगीत का जनक की बात की जाए भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ सामवेद की बात आ जाती है। जादू टेनों की बात की जाए तो भी यहाँ आ जाता है। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तीसरा क्वेश्चन है, तो सही जवाब होता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसको हरा के गद्दी पे बैठा था, और वो जो आपका नंद वंश के घरानंद थे इन्हें हरा कर ये आपकी गद्दी पर पाटलिपुत्र पर अधिकार जमाए थे। आगे देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो यह है आपका मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है, मोरक्को का यात्री था। इसकी एक बहुत फेमस पुस्तक है जो बार बार पूछता है, तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी थी, जिसमें आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है और उन्हीं के दरबार में यह आया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा, तो हुमायूं नामा की रचना आपके गुलबदन बेगम ने की थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ से गुलबदन बेगम। आगे देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, तो बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होता है आपका लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन कब खत्म हुआ था, तो यह है आपका 1911 में जो है वो आपका बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था। और किसके, लॉर्ड हार्डिंग जब आए थे भारत तो बंगाल विभाजन समाप्त होता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की थी। 7वां क्वेश्चन है, तो इसकी शुरुआत आपके मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा की गई थी, 1909 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो यह लॉर्ड मिंटो जो थे इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। 8वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली जो है वह सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो प्रार्थना सभा जो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सत्य है। आत्मीय सभा जो है ये इसकी स्थापना आपका राजा राममोहन राय ने की थी, ना कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही सुमेलित नहीं होता है। बाकी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आपको केशव चंद्र सेन ने की थी और राधा स्वामी सत्संग जो है वह तुलसीदास जी ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब होता है। देखते हैं 10वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, तो यह आपके दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने ऐसा किया था। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1867 में
लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, और 1992 में आपके लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले आपके पहले भारतीय थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपका। तो देखते हैं कौन कौन सी है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन दिया गया पहला एटलस जो है तो वह कहाँ का था। एटलस जो है वह आपकी मोरक्को का था। तो यहाँ से एटलस को कहाँ से मिलाएंगे, मोरक्को से मिलाएंगे। किलिमंजारो जो है पर्वत की बात कर रही है। किलिमंजारो पर्वत जो है वो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो किलिमंजारो देखा जाए तो तंजानिया में है आपका। ऑप्शन बी दूसरे का, बी का तीसरे से मिलाएंगे, तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत जो है वो आपका तंजानिया में है। यहीं चिम्बरोजो की बात की जाए तो यह आपके इक्वाडोर में है। चिम्बरोजो पर्वत जो है वह आपका इक्वाडोर में, और पायरेनजी जो पर्वत है वह फ्रांस स्पेन में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सही जवाब बनता है आपका पहले का चौथे से हो जाएगा, दूसरे का तीसरे से हो जाएगा, दूसरे का तीसरे से हो जाएगा, तीसरे का दूसरे से हो जाएगा, दूसरे चौथे का पहले से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। 12 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है, पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है आपका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार भारत में। यहीं अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो भारत का विस्तार आपका 3214 किलोमीटर आपका हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण किलोमीटर, जो उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ पे जो 3214 किलोमीटर दिया ये हो जाता है आपका। और आपकी अगर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई की बात की जाए तो 7517 किलोमीटर हो जाता है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई। अब भारत का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका हो जाता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 किलोमीटर हो जाता है आपका भारत का कुल क्षेत्रफल, जो कि कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का आपका 2.4% है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो हिमालय एक कौन सा पर्वत है, एक वलित पर्वत है हिमालय है। सबसे न्यू पर्वत की बात की जाए तो वलित पर्वत जो होते हैं सबसे नए पर्वत में आते हैं, और हिमालय भी एक नया पर्वत है और एक वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी। 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो एक लूनी नदी होती है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लूनी नदी जो है वह भारत की सबसे लवण नदी के नाम से जानी जाती है, और यह पश्चिम राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, और अजमेर से निकलकर एक कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो पूछा जाता है कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, तो यही लूनी नदी है जो कच्छ के रण में आपकी विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। नहीं की बात की है तो सदाबहार जो है पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा आपका, पश्चिमी घाट पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही बन जाता है। कौन कौन है आपके, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमी है। आपके ऑप्शन यहाँ से ए सही होता है 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और विनियमों से मुक्त करना क्या कहलाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा आपका, उदारीकरण कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में संशोधन है। ये आपके क्वेश्चन जो बात की गई थी भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपके पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहीं अगर पूर्वी की बात की जाए तो पूर्वी घाट पर कटिबंधीय सदाबहार नहीं पर्णपाती वन पाया जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी न होकर डी न होकर ए हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी घाट पर जो है हमें लगा कि पाए जाते हैं की बात की गई है, इसलिए तो पश्चिमी घाट लगा दिए। लेकिन पूर्वी घाट ऐसा घाट है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। बाकी 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया था।
अगला क्वेश्चन है आपका उदारीकरण, 17 नंबर क्वेश्चन भी हो गया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महामंदी आई थी, कौन से साल में महामंदी आई थी? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1929 से लेकर 1938 तक का समय जो था, यहाँ आपके मंदी का दौर चला था। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब बन जाता है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ, 5वीं पंचवर्षीय योजना का आपका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा आपका? तो सही जवाब हो जाता है भारत आपका राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है आपकी, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से अपनाई गई है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका, इंग्लैंड से अपनाई गई है एकल नागरिकता। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है 22 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका अस्पृश्यता का अंत आपके अनुच्छेद 17 में कही गई है बात, बिल्कुल सही चीज़ है आपका। गिरफ्तारी सा निरोध जो है वो आपकी कौन से अनुच्छेद में की गई है? 23 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं सही जवाब, सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही सुमेलित नहीं है आपका। गिरफ्तारी का निरोध आपके 23 अनुच्छेद में नहीं की गई, क्योंकि 23 अनुच्छेद जो है इसमें आपका मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम की बात की जाती है, ना कि गिरफ्तारी से निरोध की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ है वह सही सुमेलित नहीं है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 25 में की गई है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात जो है वह अनुच्छेद 29 में की गई है। तो यहाँ से सभी के सभी सही होते हैं, लेकिन बी वाला आपका गलत है, सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 24 का, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बन जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो कौन करते हैं? आयुक्त करते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं, या जिलाधिकारी करते हैं, या मुख्य विकास अधिकारी करते हैं? तो इसका सही जवाब बनता है आपका 25 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब नापने का यंत्र कौन सा है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, इससे बीपी चेक की जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ एक्टीमीटर की बात की जाए जो ऑप्शन सी में दिया गया है, इससे आपका गतिविधि का विराम देखा जाता है। बैरोमीटर की बात की जाए तो आपका वायुमंडलीय दाब देखा जाता है, और टैकोमीटर की बात की जाए तो इससे चाल मापी जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? 27 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका काल्पनिक और बड़ा होता है। काल्पनिक और बड़ा किसमें ऑप्शन में दिया गया आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाता है आपका काल्पनिक और बड़ा। आगे देखते हैं, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न की बात की जाए तो उसे समस्थानिक कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका समस्थानिक कहते हैं आपके। यही समयवी की बात की जाए जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो उसमें यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान उपस्थित हो समूहों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो समयवी कहलाते हैं आपके। और समदाविक की बात की जाए तो समान वायुमंडलीय दाब रेखाएं को आपका समदाविक कहते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी कौन सी है? पोटेशियम जो होती है वह
सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका, आपके छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन का भाग लगभग प्रक्रिया पूरी हो जाती है आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है आपका, छोटी आंत। 30 क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। मैथ को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि मैथ का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया आपका, चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? 36 नंबर का क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा आपका, नश्वर होता है। चिरंतन का विलोम आपका नश्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? 37 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सलिल जो है वह हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा आपका। बाकी पवन, वायु, समीर जो होता है सब हवा के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखते हैं, जीवन जीने की इच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका जिज्विषा होती है जीवन जीने की इच्छा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा और कदा की बात की जा रही है, तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जब तब। यदा का अर्थ आपका जब तब होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है आपका, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो इसका सही जवाब बनता है आपका, ना समझ को उपदेश देना है आपका अंधे को दीपक दिखाने का सही अर्थ। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं जो 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक कथन और एक कारण दिए गए हैं, उनके लिए सही विकल्प का चयन करिए। दिया गया कथन जो है, पत्तियों का रंग हरा है, उसका कारण क्या दिया गया है? क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तियों में मौजूद है। तो क्या सही है इसमें कथन भी सही है और कथन का कारण भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर होते हैं, तो बात को अच्छे से समझिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है? 51 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में बनाई गई है। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा आपका, ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका 5 जनवरी 2022 को किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया? 52 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसान तलीफ को दिया गया आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में बनाया जाएगा आपका। ऑप्शन डी से हो जाता है गुजरात। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। यह कौन सी किट है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओमिश्योर है आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ओमिश्योर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में चर्चा रहा दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? तो सही जवाब होता है आपका 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान में है। यह एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया था, यहाँ लोग जा रहे थे देखने, गेटवे टू हेल को देखने बहुत लोग यहाँ से जा रहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, तुर्कमेनिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है आपका, कोटा में की गई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा फाट की ग्रेट लिस्ट में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाकिस्तान है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली के परीक्षण किया?
टोही उपग्रह प्रणाली की बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया बन किया। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रवीण कुमार राव ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब बनता है आपका 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? ई पासपोर्ट पेशकश करने वाला कौन देश बना है? तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, भारत बना है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा अपना भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान, यहाँ से आपका स्ट्रेटेजी क्या आ जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? 61 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब बनता है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है आपका रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाता है 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, रोमानिया का आपका बुडापेस्ट और फैक्ट्री, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी के सभी आपके सुमेलित हैं। आपके जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा क्रोना है। और यहीं पोलैंड की बात की जाए तो वार्सा यहाँ की राजधानी और इसकी मुद्रा जो है जिलोटी है। अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं, क्वेश्चन आपका विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से होता है आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी से होता है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो बताइए आप लोग किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। डल झील किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से होता है श्रीनगर में स्थित है आपका डल झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है इनमें से? 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बीड़ा जो है इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में पत्थर काटकर बनाई गई इमारतों का सबसे शुरुआती उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बराबर की गुफाएं जो हैं वह सबसे प्राचीन गुफाएं ऐसी हैं जिसे पत्थरों को काटकर बनाया गया है। आगे देखते हैं, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में मनाया जाता है, नहीं माफ कीजिएगा उदयपुर में मनाया जाता है आपका संगाई महोत्सव। 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, माफ कीजिएगा मणिपुर में मनाया जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मणिपुर में मनाया जाता है आपका संगाई महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन। यही 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बनता है नई दिल्ली में है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कई बार ये पेपर में कई तरह से पूछा गया है। तो भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन को कहा जाता है आपका भविष्य का ईंधन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद आपके गद्यांश की शुरुआत होती है 71 से लेकर 75। तो हम लोग एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर देंगे। हालांकि काफ़ी लंबा गद्यांश है, इसे हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। दिया गया आपका, देश की उन्नति के लिए गांधी जी ने ग्रामोन्नति को सर्वोपरि माना है। भारतीय ग्राम भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक है। ग्राम ही भारतवर्ष की आत्मा है और संपूर्ण भारत उसका शरीर। शरीर की उन्नति आत्मा की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर है। आत्मा के स्वास्थ्य होने पर ही मनुष्य शरीर में नव चेतना व नव शक्ति का संचार होता है। आज भी भारत की 60% जनसंख्या गांव में ही बसती है। गांधी जी कहा करते थे, भारत का हृदय गांव में बसता है। गांव को उन्नत से ही भारत की उन्नति हो सकती है। गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवसर किसान बसते हैं। अतः भारत की उन्नति
नगरों की उन्नति पर नहीं अपितु गांवों की उन्नति पर निर्भर करती है। अतः ग्रामोन्नति का कार्य देशोन्नति के कार्य है। महाकवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता ग्रामवासिनी नामक कविता में ठीक ही कहा है कि भारतवर्ष का वास्तविक स्वरूप गांव में है। ये था आपका गद्यांश। इस पे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं देखिए। भारतीय ग्राम किसके प्रतीक है? तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक हैं आपके। ऑप्शन सी से हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं आगे। दिया गया आपका शरीर में चेतना व शक्ति का संचार कब होता है? 72 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है जब आत्मा स्वस्थ हो तो शरीर में चेतना और शक्ति का प्रसार हो जाता है आपका। ऑप्शन सी सही है 72 नंबर क्वेश्चन। अगला देखते हैं किसानों को क्या बताया गया है। गद्यांश में किसानों को क्या बताया गया है? तो सही जवाब होता है आपका सेवा और परिश्रम के अवतार बताए गए हैं किसान। ऑप्शन नंबर यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन का सी सही होता है। आगे देखते हैं भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है? 74 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ग्रामों की उन्नति पर निर्भर करती है भारत की उन्नति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रामोन्नति शब्द बनता है, संधि विच्छेद पूछा है इसका ग्रामोन्नति का। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम धन उन्नति है आपका ग्रामोन्नति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ से 76 से 80 तक ये भी गद्यांश है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर देंगे। गद्यांश क्या दिया गया है देखिए। दिया गया है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की वह संस्कृत मानव था। हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहा सकते। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा क्या ये दो ही मानव संस्कृत के माता पिता हैं? सुनते हैं रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपने घर केवल इसलिए त्याग दिए कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ से मानव संस्कृति की यह योग्यता आविष्कार कराती है, खोज कराती है, नवीन जानकारी कराती है और किसी महान से सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। ये थे आपके गद्यांश। इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका संस्कृत वह योग्यता है जो, सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी योग्यताएं उसमें होती हैं आपके। नवीन आविष्कार कराती है और नवीन खोज की जानकारी कराती है और सर्वस्व त्याग कराती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाता है आपका भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होता है आपका लेनिन को आपको रूस का भाग्य विधाता कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया आपका कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? तो सही जवाब होता है आपका मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही बनता है। आगे देखते हैं सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? तो सही जवाब बनता है 80। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह मिलता है आपके आद्य शिव की चित्रांकन मिलता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अब इसे जो है यह पशुपत की आकृति वाली 4 पशुओं से घिरी हुई आपकी गेंडा है, भैंसा है, हाथी एवं बाघ से सिंहासन के नीचे दिखाया गया है बैठे हुए। तो इसे बाद में जो है आपके जो जॉन मार्शल आए थे उन्होंने इसे आद्य शिव का नाम दिया था। तो इसे आद्य शिव कहा जाता है। अगला देखते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो सामवेद है वह भारतीय संगीत का आपका जनक कहलाता है। इसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था?
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब यहाँ से बनता है आपका तक्षशिला था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, तक्षशिला था शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, और इसे किसने बनवाया था तक्षशिला को, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा तक्षशिला को का निर्माण किसने करवाया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक थी। आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही होता है चौथे का, राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है, तो हर्षचरित जो है, हर्ष की जीवनी इसे किसने लिखी है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, तो इसे लिखी आपकी बाणभट्ट ने आपका हर्षचरित का रचना की है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। या हर्षवर्धन की बात करें तो इन्होंने 3 पुस्तक लिखा था जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने 3 ही रचना नाटक की थी। एक था आपका प्रियदर्शिका, दूसरा था आपका रत्नावली, तीसरा था आपका नागानंद। तो तीनों को आपको हर्षवर्धन ने लिखा था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन है इसका बहुत बार पूछा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, छठवां क्वेश्चन है, तो इसे का नेतृत्व आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है आपका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका। और आपको पता ही 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन आपका प्रभावी हुआ था और इसे रद्द आपका 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो बेसिकली पूछा जाए तो पूछा गया कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा, सूरत अधिवेशन में जो 1907 में हुआ था तो बंगाल का आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, 8वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका स्वामी श्रद्धानंद जो थे उन्होंने लगान न देने का आपका आंदोलन चलाया था। तो स्वामी श्रद्धानंद इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को निम्न में से किसने गोली मार दिया था, तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा अपन 9वें का, आपके उधम सिंह जो थे इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। और इन्हें आपके 31 जुलाई 1940 को वहीं लंदन में ही इनको फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था वह कौन सी उपाधि थी, 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका कैसरी हिंद की जो उपाधि दी थी उसे इन्होंने वापस की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का, कैसरी हिंद की उपाधि की थी। और ये आपको 1899 से 1902 के दौरान गांधी जी को उनको ये कैसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिया गया आपका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह आपका सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपका, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो यह किस नाम से की गई थी, आपका हेली नेशनल पार्क से इसकी स्थापना की गई थी। और फिर 1957 में इसका नाम बदलकर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपका मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से 12 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, अवसादी चट्टानों में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज तेल। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हुए वन कौन कहलाते हैं आपके, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मैंग्रोव वन होते हैं, वह चक्रवातों को रोकते हैं आपके।
ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये समुद्र के किनारे बन पाए जाते हैं और ये चक्रवात जो तूफानी लहरें होती हैं उन्हें ये रोक लेते हैं। अगला आपका सुमेलित करना है, तो परियोजनाएं हैं और किस राज्य में है, तो कोसी परियोजना जो है वह किस राज्य में है, आपका बिहार राज्य में है। कोसी नदी को भी बिहार का सूख कहा जाता है ना, तो बिहार राज्य में। नागार्जुन परियोजना की बात की जाए तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और मयूराक्षी परियोजना देखा जाए तो यह आपका पश्चिम बंगाल में है, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। बचता है एक आपका हीराकुंड परियोजना, तो आपका उड़ीसा में लग जाएगा, आपका उड़ीसा में रख जाएगा। बाकी कुछ और परियोजनाएं देख लिया जाए, जैसे इडुक्की परियोजना जो है वो केरल में है। नर्मदा घाटी परियोजना की बात की जाए तो 2-3 राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना की बात की जाए तो वह गुजरात और महाराष्ट्र का संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह से आपका 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, आपका सी सही हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन बसा हुआ है, आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे। और उज्जैन को आपको महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सेबी की स्थापना कब की गई थी, 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो सेबी की स्थापना आपका 1988 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाता है, 1988 में आपकी सेबी की स्थापना की गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 1988। अगला देखते हैं, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो सिडबी आपका, इसका पूर्ण रूप होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसकी स्थापना आपकी, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे स्थित है, तो उसका मुख्यालय आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया, 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, जो 1974 से लेकर 1979 तक दी थी, इसमें निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया था आपका। तो सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, 1995 में बना था भारत विश्व व्यापार का संगठन का आपका सदस्य बना था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन पूरा करके 20 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया आपका, बजट के हिसाब किताब की जांच भारत संसद किसके द्वारा कराती है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सार्वजनिक लोक लेखा समिति के हिसाब पे करवाती है। आपका सही जवाब हो जाता है आपका 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा कराती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। इस समिति की बात की जाए तो इसमें आपके कुल 22 सदस्य होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इसमें 15 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, आपका संविधान में निहित है। ऑप्शन डी सही है, संविधान में। क्वेश्चन पूछता आपका संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो संविधान के निर्माण में आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था आपका। और प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, तो सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आपका मूल अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए की संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहीं बात की जाए आपके समवर्ती सूची की बात की जाए तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन बहुत बार पूछता है, संविधान संशोधन की बात किया जाए तो वह दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, मौलिक अधिकार आपका यूएसए से, और मौलिक कर्तव्य यहीं बात की जाए तो वह आपका हो जाता है
आपके सोवियत संघ रूस से लिया गया आपका। और नीति निर्देशक तत्व की अगर हम देखा जाए तो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो यही जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं वह कौन से देश से ली गई ये आपके पूछी जाती हैं। तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो यह आपके थे आपके स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब हो जाता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए आप लोग। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है कौन करवाता है? आपका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है जिले में आपके परिवार कल्याण का कार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाए। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का आपका निर्माण होता है। और आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा बम है जो नाभिकीय संलयन पर आपका काम करता है, परमाणु बम या हाइड्रोजन बम? जरूर से जरूर कमेंट बताइए, हमें इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, न्यूनतम संभव तापमान क्या है? यानी माइनस डिग्री कितने डिग्री तक संभव हो सकता है जो तापमान है? तो वह आपका -273 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। यही आपका, इससे अधिक ताप नहीं, इससे कम ताप नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही जवाब बनता है 2CaSO4 × H2O जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका रासायनिक सूत्र बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसको अमलगम कहते हैं? 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब यहाँ से बनता है पाराजस्ता को आपका अमलगम कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन। आगे 30 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका नवोदित प्रजनन होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। मैथ को स्किप करके चलते हैं। मैथ का आपका PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिलेगा। इससे पहले के जो भी सेट हुए हैं तो वो भी टेलीग्राम में दे दिए गए हैं। तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए और यहाँ से टेलीग्राम हमारी ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। आगे देखते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, आकर्षक का विलोम क्या होगा? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आकर्षक का विलोम आपका विकर्षण होता है। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, वारिद जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है आपका। बाकी नीरज, अरविंद, उत्पल ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। जलज, नीरज ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। जो किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाए उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? 38 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होता है आपका बहिष्कार हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका बहिष्कार। आगे देखते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही जवाब होता है, आपको सही पता है और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है और वाक्य शुद्धिकरण में भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है वो आपका विदुषी होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत लोग इसे विद्युती लगा देते हैं लेकिन ये आपका विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दिया, अली और अली में क्या अंतर है? आपका सही में चुनना है। तो इसका सही जवाब होता है आपका, एक अली जो होता है वह भौरा होता है और अली जो होती है वह आपकी सखी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, भौरा और सखी। अगले क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं। दिया गया आपका, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है आपका जो बाइडेन। अमेरिका के प्रेसिडेंट आपके जो बाइडेन ने की थी। आगे देखते हैं, 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता विक्टर
सानियों का हाल में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह आपके जंपिंग से संबंधित थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, जंपिंग से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में रखी। ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा आपका मेरठ में। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, आपका रुद्र है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। आपका पहला स्वदेशी सर्वर है आपका रुद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी ऑप्शन नंबर बी, माया एंजेलो है, जो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली प्रथम अश्वेत महिला बनी। आपकी ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका भारत बना है आपका दुनिया के 5 शीर्ष देशों में शामिल हुआ है। आपका ऑप्शन ए सही है। मार्च 2022 में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा? देखिए ध्यान रखिएगा, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहे आपके एलन मस्क रहे हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, एलन मस्क, वही टेस्ला वाले। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता ही है आपका, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश से हो जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लास्टिज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेस्ले बारबोसा शो बने हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका वेस्ले बारबोसा शो। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो यह बना है आपका फ्रंटियर बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा आपका फ्रंटियर जो है वह सबसे सुपर कंप्यूटर बना, सबसे तेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सही होता है डुरंड रेखा। कभी कभी भारत और अफगानिस्तान के भी पूछा जाता है तो ये भी आपके डुरंड रेखा ही लगाएंगे, लेकिन अक्सर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान ही पूछा जाता है क्योंकि वो ऑक्युपाई पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहा जाता है। आगे देखते हैं। ल्यू किस देश की मुद्रा का नाम है? 62 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका रोमानिया की मुद्रा जो है उसे ल्यू बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका रोमानिया। आगे देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 63 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपकी 1 घंटे की हो सकती है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि। आपका 12 से 1 अमूनतम लोग आपके शून्यकाल की अवधि चलती है 1 घंटा। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका ग्लैंड में है। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाता है आपका, ग्लैंड में है आपका विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन है, टावर ऑफ लाइसेंस भारत के किस राज्य में है? टावर ऑफ लाइसेंस की बात की जा रही है तो यह है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आपका ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। आगे आपका आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो जो कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश में का आपका क्लासिकल नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ से कुचिपुड़ी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? 67 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से आपका विश्वकर्मा पूजा है, उसमें शस्त्रों का आपका पूजा की जाती है। जो भी आपके लौह से बने शस्त्र होते हैं लोग अपनी अपनी का पूजा करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सही जवाब का विश्वकर्मा जयंती पर। आगे देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव
कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल की बात की जाए 68 नंबर क्वेश्चन का, तो सही जवाब होता है यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। आपका आगरा में मनाया जाता है सुलह कुल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आपका आगरा में मनाया जाता है आपका सुलह कुल महोत्सव। आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में सेंचुरियन कौन बना था? यानी टेस्ट क्रिकेट में पहला सेंचुरी किसने लगाई थी? 69 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब होगा आपके लाला अमरनाथ जो थे, इन्होंने आपके पहला सेंचुरी लगाई थी आपके भारतीय क्रिकेट में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यह आपका हो जाता है आपका यूकेलिप्टस जो है, इसे पर्यावरण का संकट माना जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 71 से 75 आपको एक गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे हम लोग। गद्यांश है आपका, उष्णकटिबंधीय कीटों के विभिन्न समूहों में तितलियों और चींटियों को वर्गीकरण विज्ञान में शायद सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जबकि तितलियां पर्यावरण बदलाव की सबसे अच्छी संकेतक हो सकती हैं। वयस्क तितलियां केवल कुछ परिस्थिति उपयुक्त स्थान को भरती हैं। अधिकांश प्रजातियां परागणकर्ता अथवा सफाई करने वाली होती हैं। इसके विपरीत चींटियां किसी भी पारिस्थितिक व्यवस्था में एक बहुत अधिक परिवर्तनशील भूमिका निभाती हैं। चींटियों को अधिकांश स्थलीय जगत को चलाने में एक मुख्य मिट्टी को उलट पलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली मानी जाती है। किसी भी स्थलीय पारिस्थितिकी व्यवस्था में चींटियां भी परभक्षी, परागकर्ता, फसल काटने वाली और अपघटनकर्ता की भूमिका निभाती हैं। तो ये आपका गद्यांश था। इसमें क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 71 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा पहला यहाँ पर सत्य है, चींटियां और तितलियां परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तितलियां क्या होती हैं? तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण बदलाव की अच्छी संकेतक होती हैं आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, चींटियों को अधिकांशतः स्थलीय व्यवस्था को चलाने वाला माना जाता है, क्यों माना जाता है? जैसा गद्यांश में दिया गया कि वे मुख्य रूप से मिट्टी को उलट पुलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली होती हैं। गद्यांश में आपने अभी आपके पढ़कर आए हैं ऊपर से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चींटियां और तितलियां किसके संकेतक होती हैं या क्या होती हैं? तो सही जवाब बनता है 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय कीट हैं, दोनों के दोनों उष्णकटिबंधीय कीट हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, तितलियों को अधिकांश जातियां परागणकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं, अतः इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वे केवल कुछ ही परिस्थितियों में उपयुक्त स्थान को भरती हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपका 76 से 80 तक दूसरा गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया इसमें दिया गया आपका, हिंदी के प्रसार के लिए तथा संपूर्ण भारत की एक भाषा के रूप में इसे स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सन 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई तथा सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग का गठन किया गया। सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी हिंदी में लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया है। कट्टरपंथी भाषाई आंदोलनों के बावजूद दक्षिण भारत में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ है, जिसमें हिंदी सिनेमा और मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में बोली और समझी जा रही है। फिजी हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान, मॉरिशस और कई अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। तो ये हिंदी पर बल देने की बात की गई यहाँ से। आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दिया गया आपका, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब होता है आपका 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सन 1960 में हुई थी आपके केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना। आगे देखते हैं, भाषाई आंदोलन के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका
दक्षिण भारत में होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत में होगा। आगे देखते हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मीडिया और सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान है, इसी से आपका हिंदी का प्रसार हो रहा है। आपका ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ था? 79 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 1961 में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका 1961 में। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से देश में हिंदी पढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका पाकिस्तान हो गया, मॉरिशस हो गया और नेपाल होगा। सभी देशों में आपके हिंदी पढ़ाया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। तो ये था आपका सेट नंबर 8। तो प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर भी करते रहिए। मैथ का जो पैराग्राफ है इसका आपका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके और देख सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।